किया था बेटा, अपना पूरा का पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, राइट। आ जाओ, आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। याद करो जब हम लोगों ने इम्यून सिस्टम पढ़ा था, तो याद करो इम्यून सिस्टम मैंने आपको क्या बताया था कि इम्यूनिटी अपनी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मैंने बताया था कंजेनिटल या बाई बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। और साथ ही साथ हमने बताया था बेटा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, अपनी एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। और इस स्पेसिफिक इम्यूनिटी को अपन ने नाम दिया था, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक्टिव होती हैं और पैसिव इम्यूनिटी होती है। याद करो एक्टिव इम्यूनिटी को मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है इस ये दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। अगर अपने को इन्फेक्शन हो जाए तो ये क्या होती है बेटा? नेचुरल होती है। लेकिन अगर अपनी बॉडी में हम एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाएं, ये क्या होती है? हमारी आर्टिफिशियल होती है। तो एक चीज बताओ, जो वैक्सीनेशन होती है बेटा ये क्या होगी अपनी? ये होती है बेटा हमारी आर्टिफिशियल या फिर एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। कुछ याद आ रहा है? वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये जो हमारी एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है बेटा, जब अपन वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो ये वैक्सीनेशन क्या होती है बेटा? जब भी आप वैक्सीनेशन की बात करते हो तो वैक्सीन कभी भी हर एक डिजीज के लिए सेम वैक्सीन नहीं होती है बेटा। अलग अलग पैथोजन के लिए वैक्सीन भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि जो हमारी वैक्सीन होती है बेटा ये प्रोवाइड करती है प्रोफाइलैक्सिस। और जब प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करेगी बेटा तो किसके लिए प्रोवाइड करेगी? प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करेगी बेटा पार्टिकुलर एंटीजन के लिए या पार्टिकुलर डिजीज के लिए या पार्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, डिजीज के लिए बोलो चाहे एंटीजन के लिए, सबका मतलब एक ही होता है। क्लियर? आपने सुना होगा बेटा जैसे जैसे डिसऑर्डर चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वैक्सीन भी चेंज होती जाएगी। क्योंकि अगर डिजीज चेंज करोगे तो उनको कास करने वाले पैथोजन भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और पैथोजन चेंज होगा तो क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं बेटा यहां पे पार्टिकुलर स्पेसिफिक इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब अगर एंटीजन स्पेसिफिक है तो उसके लिए एंटीबॉडी भी क्या चाहिए आपको? स्पेसिफिक चाहिए। तो स्पेसिफिक चाहिए तो आपका जो वैक्सीन है ये भी कैसा होना चाहिए? हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। क्लियर है? अब ये जो वैक्सीन होती है बेटा, यहां पे जब अपन वैक्सीन की बात करते हैं ना तो याद रखना एक बार ये अपने पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कि वैक्सीन क्या है? प्रोफाइलैक्सिस है या ट्रीटमेंट है? तो याद रखना वैक्सीन अपन डिजीज से पहले लेते हैं, डिजीज के बाद नहीं लेते हैं। क्लियर? तो प्रोवाइड करती है अपने को प्रोफाइलैक्सिस लेकिन ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करती है बेटा। क्लियर है? ये याद रखना कि वैक्सीन क्या प्रोवाइड करेगी अपने को? प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करेगी, कभी भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। अब एक चीज बताओ, जो हमारी वैक्सीन होती है बेटा ये किस पे बेस्ड होती है? याद करो ये बेस्ड होगी बेटा मेमोरी पे। अब वो भी मेमोरी किस पे बेटा? मेमोरी ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। क्योंकि एक चीज बताओ, आप जब वैक्सीन देते हो तो जैसे ही आपने वैक्सीन दिया अपनी बॉडी में किसकी इंट्रोडक्शन करवाई? अपने एंटीजन के इंट्रोडक्शन करवाया। और एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आएगा इसके अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। क्लियर है? और जब अपनी एंटीबॉडी बनती है तो एक चीज बताओ, एंटीबॉडी बनाने वाली सेल कौन होती है बेटा? हमारी बी लिम्फोसाइट सेल होती है। और बी लिम्फोसाइट सेल याद करो हमने पढ़ा था दो टाइप की होती है। कौन कौन से? एक होती है बेटा इफेक्टर सेल जिसको नाम दिया था बी प्लाज्मा सेल, और एक होती है बी मेमोरी सेल। याद आ रहा है? ये जो बी प्लाज्मा सेल इफेक्टर सेल बनी, ये तो जैसे ही एंटीजन आएगा उसको किल करने के लिए जो यूज होगी एट द टाइम हमारी इम्यूनिटी, वो क्या होगी बेटा? प्लाज्मा सेल इफेक्टर सेल होगी। लेकिन इसका मेमोरी स्टोर हो जाएगा अपनी इम्यून सिस्टम में, और जैसे ही सिमिलर पैथोजन सेकेंड टाइम अपनी बॉडी में इंटर करेगा हमारी उसके अगेंस्ट क्या बनी हुई है बेटा? एंटीबॉडी, जो कौन संभाल के रखी है? अपनी बी मेमोरी सेल। तो बी मेमोरी सेल क्या करेगी? इसको किल कर देगी। तो वैक्सीनेशन अपने इसीलिए तो करवाते हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया तो इसकी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन चुकी है। क्लियर है? और अगर एंटीबॉडी बन गई तो इसका एंटीजन इन फ्यूचर चाहे जब आए अपन क्या कर लेंगे बेटा? इसको किल कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो,
आपने बेटा बचपन में ओरल पोलियो वैक्सीन लिया होगा, सबने मुंह से घुसड़ा होगा पोलियो वैक्सीन, है ना। तो एक चीज बताओ, क्या आपको पोलियो हुआ था कभी? फिर क्यों ले लिया? इन फ्यूचर हमें कभी भी पोलियो वायरस अटैक ना करने पाए, इसीलिए तो लिया था ना। अब एक चीज बताओ, आपने लिया बचपन में, बुढ़ापे तक काम आ रहा है, इसका मतलब उसकी मेमोरी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तभी तो अपने को बचा रही है। बीसीजी का वैक्सीन लेते हैं अपन, तो बीसीजी का जब वैक्सीन लेते हो तो क्या आपको कभी हुआ है? एक चीज बताओ, चलो ये सब तो पुरानी बातें हो गई, अभी रिसेंट की बात करते हैं। कोविड का वैक्सीन तो सबने लिया होगा, लिए थे ना, कोई गरीब तो नहीं बैठा हुआ है। तो एक चीज बताओ, कोविड का वैक्सीन अगर सबने लिया तो क्या सारे के सारे कोविड पॉजिटिव हुए थे? वो कह रही हाँ हम हो गए थे। अबे तू भिखारी है तो सारे भिखारी बैठे हैं क्या? एक चीज बताओ, कोविड आपको सबको तो नहीं हुआ ना, जिसको हुआ चलो उसको साइड कर दे, गोली मारो कुत्ते की मत मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये क्या सर कुत्ते की मत, अबे हमको भी हुआ था, हम भी तो अपने आप को शामिल कर लिए ना उसमें, क्या है इतना क्या सोचना है। सुनो, आपने वैक्सीनेशन लिया विदाउट कोविड हुए, आपने क्या कोविड का ट्रीटमेंट किया या कोविड से बचने के लिए लिया? कोविड से बचने के लिए। याद रखना, कभी भी बेटा वैक्सीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करेगी, और इसकी मेमोरी बेटा लाइफ लॉन्ग हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों के पास स्टोर रहेगी। क्लियर? अब ये वैक्सीन जो होते हैं बेटा कैसे काम करते हैं, आ जाओ इनके वर्किंग को समझते हैं बेटा। याद रखना, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन को डिस्कवर्ड किया था बेटा हमारे एडवर्ड जेनर ने। अब एडवर्ड जेनर ने जब वैक्सीन लाया था बेटा, तो इन्होंने वैक्सीन की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। आ जाओ वैक्सीन समझते हैं बेटा। देखो, जब आप वैक्सीन की बात करते हैं ना, तो वैक्सीन जब भी दिया जाता है अपनी बॉडी में सीधा सीधा पैथोजन घुसेड़ा जाता है। क्लियर? और अगर आप पैथोजन अपनी बॉडी में लेके आओगे तो ऐसे तो हम बीमार होते चले जाएंगे। तो याद रखना, जब वैक्सीन दी जाती है तो इसकी क्वालिटी होती है बेटा, इसमें एंटीजन सिटी प्रेजेंट होनी चाहिए और पैथोजन सिटी क्या होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए। एंटीजन सिटी प्रेजेंट होनी चाहिए और पैथोजन सिटी क्या होनी चाहिए बेटा? एब्सेंट होनी चाहिए। यानी कि जो पैथोजन आप अपनी बॉडी में लेके आ रहे हो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एंटीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तब अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराओगे, इसको क्या नाम दोगे आप? वैक्सीन नाम देंगे। और वैक्सीन जो होती है बेटा, अपनी कई टाइप की वैक्सीन होती है। आ जाओ वन बाय वन सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो अपनी वैक्सीन आती है वो होती है बेटा, अगर अपनी बॉडी में कंप्लीट पैथोजन ही घुसेड़ दे तो क्या होगा? अब सीधा सीधा क्या करना है बेटा? कंप्लीट पैथोजन को ही अपनी बॉडी में आप इंट्रोड्यूस करवाइए। क्लियर है? अगर आप कंप्लीट पैथोजन को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराओगे तो इसको इंट्रोड्यूस करने का बेटा दो मेथड होता है। एक पहला मेथड तो ये होता है, आप क्या कीजिए, आफ्टर एटेन्युएशन अपनी बॉडी में इंटर करवाइए इसको। अब आफ्टर एटेन्युएशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो पैथोजन आप अपनी बॉडी में ले आ रहे हैं उस पैथोजन को वीक कर दीजिए। पैथोजन को अपनी बॉडी में लाते समय कैसे करके ले आना है बेटा? वीक करके ले आइए। यानी कि इसकी इतनी आप वीकनेस कर दीजिए कि आपको चाह के भी बीमार ना कर पाए। क्लियर है? ऐसे वैक्सीन को अपन नाम देते हैं लाइव वैक्सीन नाम देते हैं बेटा। इस वैक्सीन को आप क्या नाम दोगे? लाइव वैक्सीन नाम देंगे। और ये जो लाइव वैक्सीन होती है, कई सारी हमारी वैक्सीन होती है बेटा जो लाइव वैक्सीन होती है। जैसे आपने पढ़ा है बेटा स्मॉल पॉक्स, नाम सुनो स्मॉल पॉक्स का। अब आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स हो जाए या लार्ज पॉक्स हो जाए, तो पॉक्स के केसेस में अपन क्या करते हैं, कहीं कहीं पे अंधविश्वास चलता है, इसकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसे कई जगह पे होते हैं, अक्सर करके न्यूज़पेपर में आता है। ये सरासर गलत होता है बेटा, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वायरल डिजीज है, आप वैक्सीनेशन लीजिए ठीक रहेंगे। क्लियर? इसके अलावा जो आपने बेटा ओरल पोलियो वैक्सीन लिया है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन भी क्या होती है? हमारी लाइव वैक्सीन होती है। इसका मतलब अपनी बॉडी में अपन कंप्लीट पैथोजन इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो भी वीक करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्लियर? और इसके अलावा स्मॉल पॉक्स के अलावा एक होती है बेटा हमारी बीसीजी, ये भी क्या होती है बेटा? हमारी लाइव वैक्सीन होती है। ये जितने वैक्सीन अपन लेते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? लाइव वैक्सीन होते हैं।
अब इस कंप्लीट पैथोजन को पहले मैंने बताया तो आप वीक करके अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराइए, दूसरा मेथड आपके पास और है, इस पैथोजन को आप पूरी तरह से क्या कर दीजिए, इनएक्टिव करके अपनी बॉडी में इंटर करवाइए। आफ्टर इनएक्टिवेशन, और अगर बेटा आपने पैथोजन को इनएक्टिवेशन करके अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया तो ऐसी वैक्सीन को अपन नाम देते हैं किल्ड वैक्सीन नाम देते हैं। ऐसे वैक्सीन को आप क्या नाम दोगे बेटा, किल्ड वैक्सीन नाम देंगे। और ये जो किल्ड वैक्सीन होती है, इस किल्ड वैक्सीन के कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा साक पोलियो, और साथ ही साथ आपने सुना होगा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के साथ साथ आपने एक और सुना होगा बेटा कॉलेरा, कॉलेरा के साथ आपने एक और सुना होगा अपना रेबीज, कुत्ते ने काटा, राइट। इन सभी केसेस में जो वैक्सीनेशन होती है अपनी कौन सी होती है बेटा, किल्ड वैक्सीन होती है। अब आ जाओ, तुमको एक एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोविड की वैक्सीनेशन हुई तो एक हुआ फर्स्ट डोज, फिर हुआ सेकेंड डोज, फिर उसके बाद आया बूस्टर डोज, यही आया ना। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज क्यों दिया गया, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से इसकी वैक्सीनेशन की हम एंटीजन क्लियर नहीं कर पाए थे, इसलिए पहले आपको छोटा डोज दिया गया एंटीजन का, आप लेके इसको झेलते रहिए, धीरे धीरे एंटीबॉडी बनने दीजिए, उसके बाद जब दोबारा घुसोड़ेंगे तो इससे बड़ा एंटीजन आपकी बॉडी में डालेंगे, इसके अगेंस्ट और एंटीबॉडी बनेगी, फिर बूस्टर डोज आया और बड़ा एंटीजन आपकी बॉडी को दिया गया, कंप्लीट एंटीबॉडी बनवाई गई। लेकिन आपने सुना होगा कि पहले जो बेटा जब अपने को डॉग बाइट्स करते थे तो इसके लिए जो इंजेक्शन आते थे वो 14 इंजेक्शन आते थे टोटल, 14 इंजेक्शन कुत्ते के काटने के बाद बेटा 14 इंजेक्शन, वो भी नेवल में सीधा। तो जो वो कितना पैनिक होता होगा उस समय। उसके बाद बेटा वो घटते घटते आया अपना 3 पर, और 3 जो आए वो आप बॉडी में कहीं भी लगा लीजिए, चाहे अपने हैंड पे लगा लीजिए, चाहे बर्गर पे लगा लीजिए, आपकी मर्जी, क्लियर। लेकिन अभी जो नई रेबीज की वैक्सीन आई है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक लेना है। अब बताओ, पहले 14 वैक्सीन लेना पड़ता था, फिर 3 लेना पड़ा, अब एक लेना पड़ा, क्यों? इसका मतलब इसकी अपन ने बेटा कंप्लीट एंटीजेंसिटी को पकड़ लिया है कि इतने डोज में ही हम कंप्लीट एंटीजन को किल कर देंगे, क्लियर है। तो आपने जो कोविड की 3-3 वैक्सीन ली है, आने वाले टाइम में बेटा ये 3 रहेगी नहीं, ये एक में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें सारे डोज शामिल रहेंगे, क्लियर है। अब आ जाओ, एक चीज बताओ, आप गए बेटा कोविड टेस्ट करवाने, चलो जब कोविड टेस्ट करवाने गए तो कोविड का टेस्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है एंटीजन टेस्ट और एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट, राइट। आपने कोविड टेस्ट करवाया और वो भी टेस्ट करवाया एंटीजन टेस्ट, तो पता चला आपका रिपोर्ट नेगेटिव आया। अब एक चीज बताओ, आपका रिपोर्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब आप कोविड अफेक्टेड नहीं है भाई, एंटीजन नहीं है, इसका मतलब कोविड से अफेक्टेड नहीं, अभी आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया एक बार भी, क्लियर है। लेकिन जब आपकी एंटीबॉडी टेस्ट हुई तो पता चला ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, आपने एंटीजन सिटी चेक करवाया, आप नेगेटिव हैं, इसका मतलब आपको कोविड नहीं है। लेकिन जब आपने एंटीबॉडी चेक करवाया इसका तो पता चला पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। क्या आप कोविड पॉजिटिव हैं? नहीं, फिर आपके अंदर ये एंटीबॉडी आया कैसे? इसका मतलब कभी ना कभी हमें कोविड हुआ होगा जो हम समझ भी नहीं पाए। अरे ये कोई चमत्कार है क्या एंटीबॉडी का आना? भैया एंटीबॉडी आपके बॉडी में बनी हुई है, इसका मतलब इसके अगेंस्ट इन पास्ट में हमारी कभी ना कभी एंटीजन हमारी बॉडी में आई होगी, क्लियर है। तो हमेशा याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और आप डिजीज भी नहीं है, इसका मतलब इन फ्यूचर कभी हमारी बॉडी में एंटीजन आया होगा, हमें पता नहीं है। भाई बहुत लोगों को ऐसा कोविड होके चला गया, उनको पता ही नहीं चल पाया, क्लियर है। आ जाओ, नेक्स्ट आती है बेटा अपनी कंप्लीट पैथोजन के बाद फिर दूसरा मेथड होता है अपनी बॉडी में हम ले जाएं बेटा पैथोजेनिक एक्जोटॉक्सिन्स, पैथोजेनिक एक्जोटॉक्सिन्स विदाउट टॉक्सिसिटी। अब ये क्या है, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं।
देखो आपने सुना होगा कि कई सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज काज करते हैं, ये तो नाम सुने हो ना। जैसे कुछ नहीं तो एक कॉलेरा का तो नाम सुने होगे, वाइब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है, ये तो सुने हो ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से न्यूमोनिया होता है। तो ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कुछ तो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है बेटा, बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, जब तक वो जिंदा रहता है उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको अपन नाम है इक्जोटॉक्सिन। क्लियर है। अब एनसीईआरटी में लिखती है पैथोजेनिक इक्जोटॉक्सिन विदाउट टॉक्सिसिटी, यानी कि जब भी अपनी बॉडी को आप ऐसी वैक्सीन देंगे, ले जाइए बैक्टीरिया का आप पैथोजन सिटी, लेकिन उसमें से आप इक्जोटॉक्सिन को निकाल के तब ले जाइए, यानी कि डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी को हटा दीजिए बैक्टीरिया से, उसके बाद अपनी बॉडी में इंटर करवाइए। इसे नाम है पैथोजेनिक इक्जोटॉक्सिन्स विदाउट टॉक्सिसिटी, यानी पूरी की पूरी इसकी इक्जोटॉक्सिन्स को लेकर अपनी बॉडी में जाना है जिसे डिजीज काज करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ क्या हटा दो आप, पैथोजन सिटी को हटा के ले जाइए, जिससे बीमारी अपने को ना होने पाए। अगर ऐसी वैक्सीनेशन आप अपनी बॉडी में करवाएंगे तो इस वैक्सीन को अपन नाम देते हैं बेटा टॉक्सॉइड वैक्सीन नाम देते हैं। इस वैक्सीन का क्या नाम होता है बेटा, टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है। और ये जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है ये दो बीमारियों में सबसे ज्यादा काम होती है बेटा, एक होती है हमारी टिटनस और एक होती है अपनी डिप्थेरिया। नाम सुने हो है ना। टिटनेस किसके वजह से होता है बेटा, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के वजह से, डिप्थेरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के वजह से होता है। तो दोनों के दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। तो ध्यान से देखो अपन क्या लेके आए, पैथोजेनिक इक्जोटॉक्सिन्स ले आए, वो भी टॉक्सिसिटी को हटा के लेके आए हैं। ऐसी वैक्सीन को आपने क्या नाम दिया, टॉक्सॉइड वैक्सीन नाम दिया। क्लियर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही दो हमारी वैक्सीन हो सकती हैं, और सारी वैक्सीन भी होती हैं। एक होती है बेटा हमारी, ये लो, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। आ जाओ, ये क्या होती है बेटा, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। इसको समझते हैं। देखो आप कोई भी पैथोजन लीजिए बेटा, जो पैथोजन आपको लेना हो, एज यू विश, कोई भी एक वायरस पकड़िए या बैक्टीरिया पकड़िए। तो एक चीज बताइए, चाहे वायरस की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, ये पैथोजन ही तो होते हैं। बोलो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन प्रेजेंट या एब्सेंट। अब बोलो यार, एंटीजन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा। तो उस एंटीजन का आप सिर्फ और सिर्फ क्या लेके जाइए अपनी बॉडी में, प्रोटीन लेके जाइए। न तो पैथोजन लेके जाना है, न तो पैथोजन का एंटीजन लेके जाना है, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन का क्या लेके जाना है अपनी बॉडी में, प्रोटीन लेके जाना है। ऐसे आप एंटीजेनिक प्रोटीन आप पैथोजन लेके गए तो ऐसी वैक्सीन को आप क्या नाम दोगे, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन नाम देंगे। इस वैक्सीन को आप क्या नाम दोगे, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन नाम देंगे। जिसका एग्जाम्पल होता है बेटा, आपने नाम सुना होगा हेपेटाइटिस बी। याद आ रहा है, हेपेटाइटिस बी किसके वजह से होता है बेटा, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। क्या यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जी हां है। क्लियर। ये जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई गई है ना, ये बनाई गई थी बेटा किससे, ईस्ट से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट। अब एक चीज बताओ आप, ईस्ट, एक चीज बताओ, ईस्ट क्या होता है अपना, फंगस होता है। आप फंगस का यूज करके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बना रहे हो, इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। क्लियर है। ये किससे बनाई गई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई। आगे चल के जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां ये सब चीजें आएंगी। क्लियर है। ये तीन टाइप की हमारी वैक्सीन होती है। कौन कौन से बताया, पहली चीज अपनी जो वैक्सीन है इसमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, एंटीजन सिटी प्रेजेंट होनी चाहिए और पैथोजन सिटी एब्सेंट होनी चाहिए। अपने पास वैक्सीनेशन कराने के बेटा तीन मेथड होते हैं, या तो आप कंप्लीट पैथोजन लेके जाइए, या तो एक्जोटॉक्सिन्स लेके जाइए वो भी विदाउट टॉक्सिसिटी को, और या तो सिर्फ क्या ले जाइए, पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन लेके जाइए। क्लियर है। अगर कंप्लीट पैथोजन अपनी बॉडी में लेके जा रहे हो तो कितने मेथड है, दो, या तो आप पैथोजन को वीक करके ले जाओ, या तो
इनएक्टिव करके ले जाओ। अगर पैथोजन को वीक करके ले गए अपनी बॉडी में तो वैक्सीन कौन सी होगी? लाइव वैक्सीन होगी। लाइव वैक्सीन कौन कौन से है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन और बीसीजी। अगर बेटा उसी पैथोजन को आप इनएक्टिव करके लेके गए तो कौन सी होगी बेटा? किल्ड वैक्सीन। कौन कौन सी होती है? साक पोलियो हो गया, साक पोलियो के बाद क्या हो गया बेटा हमारा? न्यूमोनिया हो गया, कॉलरा हो गया और रेबीज हो गए। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने किल्ड वैक्सीन होते हैं। और अगर पैथोजन की एक्जोटॉक्सिन्स को ले गए विदाउट टॉक्सिसिटी के तो वैक्सीन कौन सी होगी हमारी? टॉक्सॉइड वैक्सीन होगी। कौन कौन होंगे बेटा? टेटनस और डिप्थेरिया के जो वैक्सीन होंगे वो कौन से होंगे? टॉक्सॉइड वैक्सीन होंगे। और अगर एंटीजेनिक प्रोटीन लेके गए पैथोजन का तो वैक्सीन कौन सी होगी हमारी? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होगी, जिसका एग्जांपल होता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। और कहां से ऑब्टेन किया गया बेटा? इसको ईस्ट से ऑब्टेन किया गया। क्लियर? ये फिनिश होती है बेटा हमारी वैक्सीनेशन। क्लियर है? आ जाओ। अब देखो वैक्सीनेशन लेने के दो मेथड होते हैं। आप चाहे वैक्सीन को ओरली लीजिए या तो फिर आप इंजेक्ट कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारे पास कौन सी अवेलेबिलिटी है वो देखेंगे। क्लियर है? जैसे आपने पोलियो की जितनी भी वैक्सीनेशन ली है वो ओरली ली है बेटा, माउथ से लिया है। लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम आपने किससे लिया है बेटा? इंजेक्शन के फॉर्म में लिया गया। एक चीज बताओ, वैक्सीनेशन आपको कब तक करवाई गई थी? 5 साल तक कंप्लीट कर दी गई थी, उसके बाद करवाई गई। याद करो, टीवी में जब ऐड आता है पोलियो वैक्सीन का सबसे ज्यादा आता है, तो पोलियो वैक्सीन का जब ऐड आता है तो कहते हैं कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं, है ना। तो आप देखे होंगे हमारे मोहल्ले में घूमते घूमते नर्सेस आती हैं पिलाने के लिए पोलियो ड्रॉप, क्योंकि इधर वाले खुश हो गए, ओ, है ना। तो एक चीज बताओ, कभी नर्स से ये पूछा कि सिर्फ 5 साल तक के बच्चों के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? मैं पोलियो ड्रॉप की बात कर रहा हूं, नहीं, इसका रीजन होना चाहिए आपके पास। अरे यू आर वेरी चालाक ब्रो। नहीं, सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया उसका। याद करो मैंने क्या बताया था? थाइमस, याद आ रहा है? थाइमस ग्लैंड 5 साल तक साइज इसकी बढ़ती है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करेगा, इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। आफ्टर 5 ईयर थाइमस की साइज धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। अब एक चीज बताओ, थाइमस की साइज रिड्यूस होने लगी, इसका मतलब अब आप चाहे जितनी वैक्सीनेशन दीजिए टी लिम्फोसाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जितनी बननी थी वो स्टोर हो गई जाके हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। इसीलिए बेटा वैक्सीनेशन 5 ईयर तक सारे के सारे कंप्लीट कर दिए जाते हैं, मेमोरी सारी बनवा दी जाती है। इसके बाद आप बनाने की कोशिश करेंगे उस तरह से बनी नहीं पाएगी जितना 5 साल में बच जाएगी, क्योंकि उसमें थाइमस की साइज बड़ी होती है बेटा, क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी साइज छोटी होती चली जाती है। याद आ रहा है? डिजेनरेट हो जाता है, मैंने कहीं डिजेनरेट नाम लिया था? रिड्यूस्ड होते होते उसकी साइज छोटी होती है बेटा, बिल्कुल वायर लाइक हो जाते हैं। जब कोविड आया था तो क्या कहा था WHO ने कि 40 साल के ऊपर वाले जितने लोग हैं वो कोशिश करें बाहर ना निकलें, अपनी अपनी सुबह शाम रात भर मीटिंग कीजिए, उसी में लगे रहिए, बाहर की मीटिंग को अवॉइड कीजिए। याद आ रहा है क्यों बोला था? इसलिए नहीं बोला था कि बुड्ढे जो थे खतरनाक होते मोहल्ले में जाके कांड करेंगे, इसलिए बोला था क्योंकि इनकी थाइमस की साइज कम हो चुकी है। वैक्सीन दे भी दिया तो बहुत इफेक्ट इनको पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? कभी भी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, बुजुर्गों को देखना और बच्चों को देखना, 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें जल्दी कोई बीमारी आती नहीं रे। वो चाहे जिस माहौल में एक कच्चा पकड़े पूरा मोहल्ला घुमाते हैं, वो पूरे कपड़े पूरी की पूरी बॉडी पे कुछ नहीं होता, वो भी कच्चा ऐसे होता है जिसे पूरा सिस्टम दिख रहा होता है ना। और उनका कच्चा भी ऐसा होता है जो ऐसे पकड़े, हाँ बोल 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 बोल, चल 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 चलते हैं, है ना। आप कभी उनको देखना, वो एक कच्चे में घूमते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है, बीमार नहीं होते हैं। लेकिन एक बुढ़ा
वो बेटा जैकेट पहन के घूमता है अच्छा खासा ब्लैंकेट लेके, तब भी वो बीमार हो जाता है। क्यों? उसकी थाइमस की साइज अभी भी डेवलप है, उसकी इम्यूनिटी हमसे आपसे ज्यादा स्ट्रांग है बेटा। ये मानते हो कि नहीं? लेकिन तुम बुड्ढो, तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी नहीं है। क्लियर है? आ जाओ। क्लियर हुआ वैक्सीनेशन? कुछ कहेंगे आप अपना बताओ। हमारी तरफ मैंने कितनी बार कहा था, हम एक्सेप्शन है भाई, हमारी तरफ कभी मत सोचा करो, है ना। ये जितने रूल बताए जाते हैं ये आपके लिए होते हैं, हमारा काम है कहीं रूल बताना। सही बात है कि नहीं? हम अप्लाई थोड़ी करेंगे यार अपने ऊपर, अब अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, ये कौन सी बात होती है ना। डॉक्टर कहता है बर्गर मत खाइए, पिज्जा मत खाइए, सिगरेट मत पीजिए, दारू मत पीजिए, शाम को उसको घर पे पहुंच जाइए, उसकी वाइफ सबसे पहले पिज्जा ऑर्डर करके बैठी होगी और डॉक्टर साहब बड़े सुकून से खाते हैं और वो भी पैक पे पैक चढ़ाते हैं। पूछ लो उनसे ये क्या है रे, वो तो तेरे लिए था, मेरे लिए थोड़ी ना था। क्लियर? आ जाओ। वैक्सीनेशन के बाद नेक्स्ट आएगा बेटा अपना अब HLA सिस्टम। हलाल सिस्टम? पागल है क्या बे? जिसको अपन नाम देते हैं ग्राफ्टिंग। चल भाई आ जाओ, ग्राफ्टिंग करवाते हैं बेटा। ये क्या होती है ग्राफ्टिंग और ये क्या होता है HLA सिस्टम? आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। देखो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो बेटा, बोलो। ट्रांसप्लांटेशन, राइट। वो भी ट्रांसप्लांटेशन किसका करवाओगे बेटा? इंसानों का, ऑर्गन्स का। वेरी गुड, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या फिर ऑर्गन। अब एक चीज बताओ, क्यों हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया टिश्यू या ऑर्गन का? कोई रीजन बता सकता है? भाई हमारी कोई भी टिश्यू या ऑर्गन फंक्शन करते करते फेल हो गई, तो ऐसे में क्या करवाओगे? अब ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। क्लियर है? आ जाओ, कौन कौन से ऑर्गन आपके फेल हो सकते हैं बेटा काम करते करते? जैसे हार्ट काम करते करते खराब हो सकता है, लिवर, किडनी और आईज। ये क्या हो गई बेटा? काम करते करते अचानक से क्या हो गई? फेल हो गई। और अगर अचानक से फेल हो गई तो आप क्या कराओगे बेटा? इनका अब ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा। और जब ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे, एक चीज बताओ, आपकी किडनी खराब होती है क्या कुत्ते की किडनी ले आके लगा लेते हो? बोलो यार। इंसान की किडनी खराब होती है तो इंसानों की किडनी लगाते हैं। तो अपन क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे हमेशा सुटेबल डोनर। क्या यूज करोगे? सुटेबल डोनर यूज करेंगे, जिससे क्या कर सके बेटा? अपन प्रिवेंट कर सके ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ये ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है किसके वजह से होता है, कोई बता सकता है? बिकॉज ऑफ CMI। और इसमें मेन रोल किसका होता है बेटा? टी सेल का होता है। अब ये क्या होता है जो समझते हैं। देखो आपके हार्ट, लिवर, किडनी, कुछ भी कोई भी ऑर्गन फंक्शन करते करते अचानक से काम करना बंद कर दिया और अचानक से फेल हो गया, तो आपको तो जिंदा रहना है। तो जिंदा रहने के लिए वो ऑर्गन चाहिए। आपका ऑर्गन फेल हो चुका है, किसी न किसी से वो ऑर्गन लेके आओगे। तो जब ऑर्गन ले आओगे, क्या फेविकोल से चिपकाते हैं या सेलो टेप से चिपकाते हैं? उसको ट्रांसप्लांट करके अटैच करते हैं अपनी बॉडी में। क्लियर है? और जब ट्रांसप्लांटेशन करोगे, इसी को क्या नाम देते हैं आप? ग्राफ्टिंग या फिर HLA सिस्टम नाम देते हैं। अब शर्त ये होती है जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाइए, एक चीज बताओ, हमारा हार्ट फेल हो गया, बड़ी तकलीफ हुई, मजा नहीं आया। कुछ कहेंगे सर कौन लेके गई? किडनी की बात करते ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तुमको पता किडनी हमारे पास कितनी है? 2, क्योंकि दारू ज्यादा पीते हैं। बोलो रे, नहीं पीते? कहे भी कौन रही है? जो नंबर 1 के बेवड़े हैं वो कह रहे हैं, एक्चुअली दारू को ढीके इनके खुद के चलते हैं, है ना। आ जाओ, किडनी हमारी काम करते करते फेल हो गई, कोई बात नहीं, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ, फिर से पढ़ेगा, पास हो जाएगा, उसमें क्या नई बात है। आज फेल हुई है कल पास हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? बाहर से किडनी लेके आनी पड़ेगी। बोलो यार, अपनी किडनी या पराई? बोलो यार, हमारी है किसी और की?
किसी और की है। याद रखना, हमारी बॉडी अपना पराया बड़े अच्छे से करती है रे। सही बात है कि नहीं? ज्ञान देने की बात अलग है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, ये तो ज्ञान देने वाली बात है। रियल में तो हमारी बॉडी डिफरेंशिएट करके रखी है हमारी अपना पराया। ये हमारी किडनी खराब हो गई, अपन बाहर से लेके आ रहे हैं, क्या हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगी? कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी बेटा, क्योंकि हमारे लिए कौन सा एंटीजन होगा? फॉरेन एंटीजन होगा। और फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेगी? अपनी एंटीबॉडी बनेगी। और एक चीज बताओ, इस एंटीबॉडी को बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। याद करो, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल। सीएमआई को पता चला फॉरेन एंटीजन आ रही है, तुरंत इसके लिए बेटा हमारी टी हेल्पर एक्टिवेट होगी, जो कि किसको एक्टिवेट कर देगी? टी किलर को। परफोरिन सिक्रेट करके इसको क्या कर देगा बेटा? किल करवा देगा। और साथ ही साथ ये किसको एक्टिवेट कर देगा? बी सेल को। और बी सेल क्या करेगी? एंटीबॉडी बना के इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। यही तो होगा ना। आप फॉरेन एंटीजन ले आ रहे हो तो अपना टारगेट क्या होगा? हम ऑर्गन भी लेके आए, हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय भी ना करे। यही तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है, यूज सुटेबल डोनर प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन बिकॉज ऑफ सीएमआई। क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको जीने नहीं देगी बेटा। क्लियर है? और मेन रोल कौन निभाएगा? अपना टी किलर, तो इसीलिए टी सेल का नाम दिया गया है। क्लियर? तो अपना टारगेट है अपनी बॉडी में आर्गन भी आ जाए, और आर्गन आने के बाद देखो, अगर अपने को दूसरे की किडनी चाहिए तो टारगेट क्या है? इस किडनी को लाने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओगे या कम करोगे? पक्का कम करोगे? श्योर हो? इम्यूनिटी को सप्रेस करें, किसको एक्टिवेट करवाओगे बेटा? पक्का? अगर टी सप्रेसर एक्टिवेट हो गई तो टी हेल्पर और टी किलर के फंक्शन को कम कर देगी। और टी हेल्पर टी किलर का अगर फंक्शन कम हो गया तो अपना अब ये किडनी अपने लिए फाइनल वर्क करेगी अच्छे से। यही तो काम करेगी ना। आ जाओ, तो टारगेट है। एक चीज बताओ कि जो आप आर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो उसको आप फेल करवाना चाहते हो, सक्सेस करवाना चाहते हो? पहले ये बता दो, तब अपनी बात होगी। सक्सेस करवाना है तो ये लो बेटा, प्रिवेंट करेंगे अपन ग्राफ्ट रिजेक्शन। प्रिवेंट करवाएंगे क्या? ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर आप चाहते हो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन रुक जानी चाहिए तो पहला टारगेट, जब आप ग्राफ्टिंग करवाओगे, ग्राफ्टिंग से पहले आपको मैच कराना पड़ेगा ब्लड ग्रुप। पहला काम क्या करोगे बेटा? ब्लड ग्रुप मैचिंग करवाओगे। और ये जो लिखा गया यूज सुटेबल डोनर, सुटेबल डोनर सबसे अच्छे होते हैं अपने फैमिली मेंबर, क्योंकि हमारा आपका एंटीजन लगभग उनसे मैच करता है। क्लियर? तो सबसे पहला क्या टारगेट कराओगे? ब्लड ग्रुप मैचिंग। ब्लड ग्रुप मैचिंग हो गया तो उसमें क्या मैच कराएंगे बेटा? अपन आरएच एंटीजन मैच कराओगे। अगर ब्लड ग्रुप और आरएच एंटीजन की मैचिंग हो गई, यहां से ग्रीन सिग्नल मिला, आगे चलेंगे बेटा। अब करवाएंगे अपन टिश्यू मैचिंग। क्या करवाएंगे? टिश्यू की मैचिंग करवाएंगे। और टिश्यू की मैचिंग हो गई, इसी को तो नाम देते हैं एमएचसी मैचिंग। क्लियर है? और अगर ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया, टिश्यू भी मैच कर गया, मुबारक हो, आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराइए, सुकून से कराइए, ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन कराने के बाद एक चीज बताओ, इम्यूनिटी तो कभी भी बढ़ सकती है आपकी। बोलो, गलती से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद इम्यूनिटी बढ़ गई तो ऑर्गन बचेगा कि बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन ट्रांसप्लांटेशन होगा उसी दिन से पेशेंट को हमेशा लाइफ लॉन्ग क्या लेना पड़ेगा? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग लेना पड़ेगा। हर समय क्या लेना पड़ेगा इसको? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग लेना पड़ेगा। और इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग अगर आप लेते रहेंगे तो ऐसे में आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, टी हेल्पर और टी किलर एक्टिवेट प्रॉपर नहीं होंगे, तो आपका ऑर्गन बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, कभी अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो, किसी के जान पहचान में हुआ है,
किसी के तुम्हारे जान पहचान में, मोहल्ले में, घर में, रिश्तेदारों में किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है? नहीं हुआ है। इसका ले जाओ रे, ट्रांसप्लांटेशन कराओ, के पास ब्रेन ही नहीं है है तुम्हारा। तभी तो हम सोच रहे थे ये इतनी बिना दिमाग के कैसे बैठती है। कितनी जिंदगी तुम्हारी कठिन होगी बेटा, बिना दिमाग के जीना है। एक चीज बताओ, तुमने किसी को बारे में नहीं पता है जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो? तुम कहां से देखोगी, तुम्हारी मोमो खरीदने की औकात नहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले से मिलेंगी। एक चीज बताओ, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिलो मैं मिलवाता हूं। मेरा खुद का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है रे। मेरा खुद का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। मेरी ट्रांसप्लांट हो चुकी एक बार, लेकिन फिर भी हम जिंदा है ना। देखो, अब एक चीज बताओ, मेरी आइस का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तुमको पता चला कभी? तो एक चीज बताओ, तुम्हारे यहाँ किसी का हुआ भी होगा, तुमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। बस यही था तुमको बताना, हमारा ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ इतना बताना था। अब सुनो, देखो, अगर किसी का नहीं, अब एक चीज मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे कह देता किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो आधे लोग समझते सर कोई पहचान तो होगी उनकी, तो क्या यार बैनर लगवा के घूमेगा या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कभी जिंदगी में नहीं जान पाओगे उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ। लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा तो पूरी लाइफ क्या लेनी है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। तो एक चीज बताओ, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद पहला सजेशन डॉक्टर का यही रहता है, आप ऐसी जगह पे मत जाइएगा जहां पे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया हो, और जब तक जिंदा रहेंगे पूरी लाइफ आपको मास्क लगा के बैठना है। तो अब आप एग्जांपल देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड हैं। देखो, एक इधर बैठा हुआ है, इधर एक दो तीन, तीन इधर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड बैठे हुए हैं। क्लियर? हमेशा लाइफ लॉन्ग आपको मास्क लगाना है, और साथ ही साथ ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में नहीं जाना है। क्या रीजन है जो लाइफ लॉन्ग मास्क लगाना है और पॉल्यूटेड एरिया में नहीं जाना है? क्योंकि आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिया जा रहा है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, अगर गलती से भी आप किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आए तो आप अफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों, और ये एक चीज हमेशा याद रखना, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? हो सकता है ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, सपोज दैट किसी के लीवर या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो हो सकता है उसको आइस से दिखाना बंद हो जाए, या हो सकता है उसका साउंड सिस्टम चला जाए, हो सकता है माइक सिस्टम चला जाए, कुछ भी हो सकता है। हमारे एक बंदे का हुआ है किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, तो वो दुनिया को ये दिखाता है कि उसका पूरा का पूरा साउंड सिस्टम सही है, दुनिया को यही नजर आता है, जबकि उसको सुनाई बिल्कुल नहीं देता। माइक सिस्टम सही है, बोल लेता है वो, लेकिन उसको सुनाई नहीं पड़ता। आर्गन ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। जिस आर्गन को आपने ट्रांसप्लांट किया उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देने लगे, जिसका इफेक्ट दूसरे आर्गन पे पड़ता है बेटा। लेकिन ये होगा, इसकी भी 100% गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा, इम्यूनिटी टू इम्यूनिटी वेरी कर जाएगी हमेशा। क्लियर है? अब कैसे करवाएंगे आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आ जाओ बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, अगर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लोगे बेटा, एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है हमारी साइक्लोस्पोरिन ए, और एक होती है बेटा अपनी स्टेरॉयड। ये जो ड्रग होती है, ये क्या होती है बेटा, हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है जो पेशेंट को दी जाती है। अब कैसे होता है हमारा पूरा का पूरा ये टिश्यू मैचिंग, आ जाओ समझते हैं। ब्लड ग्रुप मैचिंग तो जानते हो ना कैसे होता है, राइट? अपना सारा कहानी किस पे चलेगा, टिश्यू मैचिंग पे चलेगा। तो कैसे होती है टिश्यू मैचिंग, आ जाओ समझते हैं बेटा। ये हमने लिया एक सेल, हमारी बॉडी में से बल्क में सेल होती है, और जितनी भी सेल होती है सबके सेल के पास अपना खुद का क्या परजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस परजेंट होता है। बोलो, जितने भी सेल होते हैं सबके पास अपना खुद का क्या परजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस परजेंट होता है। एक चीज बताओ, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल परजेंट होते हैं। तो क्या हम ये भी तो कह सकते हैं सर जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब क्रोमोसोम भी तो परजेंट है?
न्यूक्लियस में। तो इस न्यूक्लियस में बेटा बल्क में क्रोमोसोम होते हैं, अपने को सिर्फ एक क्रोमोसोम पेयर की बात करनी है और वो है क्रोमोसोम नंबर 6। क्योंकि ये जितने भी हमारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे इसके लिए बेटा एनसीईआरटी लिखती भी है कि जो क्रोमोसोम नंबर 6 प्रेजेंट होती है इसी पे प्रेजेंट होता है बेटा हमारा एमएससी या फिर एचएलए कॉम्प्लेक्स। यहां प्रेजेंट होता है एमएससी या एचएलए कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये जो एमएससी या एचएलए कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा ये ग्रुप ऑफ जीन होते हैं, ये एक दो नहीं होते बेटा, बल्क में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं। और ये किस पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन 6th क्रोमोसोम। ये जो 6 क्रोमोसोम है इस पे क्या प्रेजेंट है बेटा, एचएलए या फिर एमएससी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जो कि क्या है यहां पे ग्रुप ऑफ जीन है। और ये जो अपने ग्रुप ऑफ जीन होती है, एक चीज बताओ, आपने पढ़ा है जीन की जब इनकोडिंग होगी तो क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन पहले जीन से क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो यही जो बेटा हमारी 6 क्रोमोसोम पे ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट है, एचएलए कॉम्प्लेक्स की या एमएचसी कॉम्प्लेक्स की, ये बनाएंगी बेटा एक प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन बनेगी ये पूरी की प्रोटीन कहां बनती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन पे बनती है। ये जो प्रोटीन बनी बेटा किसने बनाया, ये प्रोटीन हमारे जो जीन प्रेजेंट थे 6 क्रोमोसोम पर, उन्होंने क्या बनाया, एक प्रोटीन बनाई जो कि कहां बनी हुई है, सेल के मेम्ब्रेन पे बनी हुई है। और सेल के मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन बनती है बेटा इसी को अपन नाम देते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन नाम देते हैं। इन्होंने क्या बताया बेटा, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाया। और इसी मेम्ब्रेन प्रोटीन को आप नाम देते हो बेटा एमएससी एंटीजन। क्या नाम देते हैं इसको, एमएससी एंटीजन नाम देते हैं, या इसी को आप क्या नाम देते हो, एचएलए नाम देते हैं। क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, आपको एग्जामिनर कहां सबसे ज्यादा परेशान करेगा, देखना यहां लिखा गया है एमएससी या एचएलए कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, यहां लिखा गया है एमएससी एंटीजन या एचएलए, दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, बोलो यार। अगर एमएससी या एचएलए कॉम्प्लेक्स बोला जाए तो ग्रुप ऑफ जीन की बात की जा रही है। एमएससी या एचएलए कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो किसकी बात की जा रही है, ग्रुप ऑफ जीन की बात की जा रही है। अगर एमएससी एंटीजन या सिर्फ एचएलए की बात की जाए, यहां था एचएलए कॉम्प्लेक्स और यहां क्या है, एचएलए, यहां था एमएससी और यहां क्या है, एमएससी एंटीजन। तो जब आपसे एमएससी या एचएलए कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी तब वो होंगे हमारे ग्रुप ऑफ जीन। अगर आपसे एमएससी एंटीजन या एचएलए की बात की जाएगी तो ये क्या होंगे, हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्लियर है। तो ये जो हमारी एमएससी एंटीजन या एचएलए होती है बेटा ये दो टाइप की होती है हमारी, एक होती है MHC1 और एक होती है MHC2। क्लियर है। ये जो एमएससी एंटीजन होती है कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक MHC1 और एक MHC2। ये जो MHC1 होती है बेटा हमारी बॉडी में जितने भी सेल होंगे बेटा सब पे प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। लेकिन एक यहां पे बेटा बेवफाई भी करता है, कौन, आरबीसी। आरबीसी को छोड़कर अपनी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं सब पे क्या प्रेजेंट होता है, MHC1 प्रेजेंट होता है। और एक होती है MHC2, ये ओनली कहां प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एक चीज बताओ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपनी बॉडी में कौन सी है, बोलो, कल ही बताए थे बेटा, कौन होती है, मैक्रोफेजेस। तो ध्यान से देखो, एक हमारी बेटा है MHC1 जो सारे सेल पे प्रेजेंट है आरबीसी को छोड़कर, और MHC2 कहां प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस पर। ये दो टाइप की ऐसी हमारी मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अगर ये मैच करेंगी तब तो हमारा टिश्यू मैच करेगा, और अगर ये MHC1 और MHC2 मैच नहीं की तब आपकी टिश्यू मैच नहीं करेगी। तो इन दोनों की अगर मैचिंग करवा दिया आपने, अगर ये मैच कर रही हैं तो अपन क्या करवाएंगे बेटा, आर्गन का
ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे, और अगर ये मैच नहीं कर रही हैं तो आर्गन का ट्रांसप्लांटेशन अब आप नहीं करवाओगे। इन दोनों में अगर बेटा मैचिंग हुई तभी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल भी होगा। अगर ये मैच नहीं किए उसके बाद आप पूरी लाइफ कितना भी इम्यूनो सप्रेशन ड्रग दे दो, वो फेल होना ही होना है, क्योंकि टिश्यू ही मैच नहीं कर रही है। क्लियर है? क्या बताया हमने? आ जाओ, पहली चीज, कुछ चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए। जैसे आपसे एक बोला गया एमएससी, पूरा नाम क्या होता है बेटा? मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे? मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नाम देंगे, या फिर सिर्फ इतना ही रहने दो। और एक होती है HLA, पूरा नाम बोलो बेटा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। कहां प्रेजेंट होगा बेटा? आरबीसी में प्रेजेंट होगा। अगर मैंने बताया आपसे MHC या HLA कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन? ग्रुप ऑफ जीन की बात कर रहे हैं, पक्का? और अगर आपसे बोला जाए MHC एंटीजन या आपसे बोला जाए HLA, तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ये कुछ क्लियर हुआ? अगर MSC या HLA कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा तो ग्रुप ऑफ जीन की बात करें, MSC एंटीजन या HLA बोले तो अपन बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन की। पक्की बात? आ जाओ, सबसे पहले हमने अपने सेल में कौन से जगह पे गए बेटा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस पे आपको जेनेटिक मटेरियल मिला, और उसमें कौन से क्रोमोसोम पे अपन गए बेटा? 6 क्रोमोसोम पर। 6 क्रोमोसोम पे आपको क्या मिला बेटा? MSC या HLA कॉम्प्लेक्स के ढेर सारे जीन मिले। ये जीन क्या करेंगे बेटा? इस सेल के मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाते हैं, और इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को अपन क्या नाम देते हैं? MSC एंटीजन या HLA नाम देते हैं। ये जो MSC एंटीजन या HLA होती है, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? MSC1 और MSC2 होती है। MSC1 कहां प्रेजेंट होगी बेटा? बॉडी की आरबीसी को छोड़कर सारे सेल पे प्रेजेंट होगी। और MSC2 कहां प्रेजेंट होगी? हमारी मैक्रोफेजेस पे प्रेजेंट होगी। अगर ये MSC1 और MSC2 दोनों मैच कर गई तब तो आप आर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करोगे, और अगर ये मैच नहीं की तब आप बेटा अब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराओगे। क्लियर है? आ जाओ, जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है बेटा वो कितने टाइप का होता है? नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। राइट, सबसे पहली जो ग्राफ्टिंग आती है बेटा उसको अपन नाम देते हैं ऑटोग्राफ्ट नाम देते हैं। क्या नाम दोगे? ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है बेटा? ये लो, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट ऑफ सेल्फ। इसी को क्या नाम देते हैं बेटा? अपन ऑटोग्राफ्ट नाम देते हैं। ये क्या होता है आज आप समझते हैं। जैसे सपोज दैट कभी आपने देखा किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है ना, या किसी के फेस पे एसिड फेंक दिया गया है, तो एक चीज बताओ, एक्सीडेंट हो गया या किसी ने आपके फेस पे एसिड डाल दिया तो आपका फेस वैसे भी बेटा देखने लायक नहीं रह जाएगा। तो अपन क्या कराते हैं बेटा? प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं जिसको बोलते हैं। तो जो प्लास्टिक सर्जरी जिसको बोलते हैं ना वही होता है हमारा ट्रांसप्लांटेशन। अब क्या करेंगे बेटा? अगर आपकी फेस की पूरी स्किन खराब हो गई है तो ऐसे में अपन क्या करेंगे? अपनी बॉडी का जो अनएक्सपोज्ड एरिया होता है वहां से स्किन को कट करके ले आके इस पार्ट पे अपन क्या करेंगे? ट्रांसप्लांट कर देंगे। इसी को नाम देते हैं ऑटोग्राफ्ट। अब एक चीज बताओ, फेस तो पूरी दुनिया देखनी है रे, हमारा जो अनएक्सपोज्ड एरिया वो तो कोई नहीं देखेगा। जैसे अपना बर्गर ले लो, यहां की स्किन काटो और ले आके बेटा यहां लगवा लो। ये क्या हुआ हमारा? एक चीज बताओ, अपनी बॉडी का टिश्यू लेके आए या दूसरे का लेके आए? अपनी बॉडी का टिश्यू। जो सबसे सक्सेसफुल ग्राफ्ट होता है रे वो ऑटोग्राफ्ट ही होता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के टिश्यू लेके आ रहे हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर क्या करो बेटा, सबसे ज्यादा थाई रीजन से स्किन काटी जाती है,
सबसे ज्यादा थाई रीजन से। अब देखो क्वेश्चन आता है सर अनएक्सपोज्ड एरिया से ही क्यों आप बार बार कटवा रहे हैं स्किन? क्योंकि जब आप कट लगाओगे वो कट लाइफ लॉन्ग नजर आएगा। अरे कहीं कट लगा है कभी लाइफ में, आप देखना वो हमेशा के लिए निशान बन जाते हैं। वो दिखा रहा है सर देखो यहाँ पे हमारा आज भी निशान है, हमने एक की हाथ में काटा था, है वो कह रहा है यहाँ पे है हमारी, बदतमीज कहीं का। कट का निशान तो सबके होता है रे, नहीं है तुम लोग में नहीं है, और ये कह रही हमारे में नहीं है। तो अरे तेरे पीछे एक बैठी हुई वो कोई मिल गया एक जादू। तो तू कभी बेटा जिंदगी में मार खाई होती तब तो निशान पड़ता है। देखो इस कमबख्त को, ये बेचारी मार खा खा के बड़ी, खाना मिला नहीं खाने को, इसीलिए हर समय कहती रही सर मोमो ही खिला दो, है ना। तो देखो ये इतना जूता चप्पल खा खा के बड़ी निशान पड़ गए हैं। जैसे कुछ नहीं, देखो ना सबको, जैसे हमारे यहाँ हेड पे कट का निशान लगा हुआ है ना। हमें भी धोनी बनने का शौक था, और इत्तेफाक से हमारा भाई बैटिंग कर रहा था और मैं कीपिंग कर रहा था, उसने जो बैट घुमाया कि बैट सीधे ये धड़ाक, लेकिन मैंने कैच नहीं छोड़ा था। हकीकत बात है, मेरा मुझे बहुत पसंद था क्रिकेट, लेकिन जिसको कहते हैं भाई वक्त और हालात ने टीचर बना दिया, सीधी बात है। नहीं जो बात है सर की, हमें तो क्रिकेट बहुत पसंद था। मैं स्कूल के लिए एक बार अपने खेलने गया था, हम लोग गए थे स्टेट लेवल पे खेलने के लिए अपने स्कूल की तरफ से। वहां पे मैंने कैच पकड़ा था, उस कैच में मेरी बेटा यहां से बोन ब्रेक हो गई थी, लेकिन मैंने कैच नहीं छोड़ा था। हाँ सच में, हमारे फादर का भी सपना था क्रिकेटर बने हम। तो मुझे वो क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने ले गए, उसने जब फीस बताया, हमारे पापा का अब, हमने कहा अब एक ही ऑप्शन है, 11th 12th की पढ़ाई करेंगे, आगे हम भी कोई नौकरी ढूंढेंगे सबकी तरह। भाई क्रिकेट एकेडमी की स्कूल फी बहुत महंगी होती है, हमें पता चला। हमने कहा चलो रहने दो, पिताजी ने हमारे कहा पढ़ाई करोगे, हमने कहा क्या किडनी रख देंगे गिरवी अपनी क्रिकेटर बनने के लिए। बस वहीं से सारी क्रिकेट गायब हो गई। लेकिन आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्या करें। कभी तुम लोग गेम खेलो, कभी गेम खेलते हो? मेरा जो सबसे फेवरेट गेम है वो क्रिकेट ही है, सिर्फ मैं फ्री टाइम में वही खेलता रहता हूं, क्योंकि मैं उसी को भी एंजॉय कर लेता हूं, मजा आता है, क्योंकि होता है पैशन जो कभी नहीं मिल पाएगा, है ना। देखो तो हमें क्या कट लगा हुआ ये लाइफ लॉन्ग नजर आएगा, लेकिन एक चीज बताओ, अगर यही कट हमारे थाई पे लगा हो, वो नजर तो लाइफ लॉन्ग आएगा, लेकिन वो सिर्फ अपन दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुमने जिसको सोचा कोई स्पेशल होगा वो भी देख लेगा, बस ठीक है। तो एक चीज बताओ, देखने को तो मिलेगा ना, लेकिन दुनिया नहीं देख पाएगी बेटा। लेकिन एक चीज बताओ, फेस पे रहेगा तो वो दुनिया देख लेगी। तो अपन क्या करते हैं, अनएक्सपोज्ड एरिया से बॉडी पार्ट को ले आते हैं, एक्सपोज्ड एरिया पे लगाते हैं, वो भी खुद का। इसी को क्या नाम देते हो आप? ऑटोग्राफ्ट नाम देते हो। क्लियर? ऑटोग्राफ्ट के बाद जो अपनी नेक्स्ट ग्राफ्टिंग होती है बेटा, उसको अपन नाम देते हैं आइसोग्राफ्ट। आ जाओ, अब ये आइसोग्राफ्ट किसके किसके बीच में होगी बेटा? आइसोग्राफ्ट सीधा होगा सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के बीच में, ग्राफ्टिंग बिटवीन सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। अब एक चीज बताओ, सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आपका जीन किसी और से मैच कर सकता है कभी? क्या कभी नहीं मैच कर सकता। लेकिन अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हुए तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में पूरी की पूरी हमारी जीन्स, हमारे भाई की जीन्स क्या होगी? एकदम से डिक्टो होगी। क्या हमारी बहन हो सकती है मोनोजाइगोटिक? कभी नहीं हो सकती। मैंने क्या बताया था, मोनोजाइगोटिक में या दोनों के दोनों मेल होंगे या दोनों के दोनों फीमेल होंगे। तो जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, दो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम के बीच में आप ग्राफ्टिंग कराओ तो कौन सी ग्राफ्ट होगी बेटा? आइसोग्राफ्ट होगी। नेक्स्ट आती है हमारी जो ग्राफ्टिंग होती है, इसको अपन नाम देते हैं बेटा एलोग्राफ्ट, या इसी एलोग्राफ्ट को आप क्या नाम देते हो बेटा? होमोग्राफ्ट नाम देते हैं। अब ये एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट किसके किसके बीच में होती है? ग्राफ्टिंग बिटवीन डिफरेंट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। अब एक तो बताओ, यहां पे बोला गया है कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सिर्फ डिफरेंस होना चाहिए और कुछ नहीं।
तो ऐसे में आप किसको लोगे बेटा? क्या अपने हम फैमिली मेंबर को लें तो क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम होगा? सब कुछ लगभग मैच करेगा, सिर्फ जीन मैच नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है? तो यहां पे जब ये ग्राफ्टिंग होगी, किसको एग्जांपल में लोगे बेटा आप? फैमिली मेंबर को लोगे। और यहां कौन होंगे बेटा पहले वाले में? यहां होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। क्लियर? हमारे फैमिली मेंबर, हमारे भाई बहन मम्मी पापा, हमारा लगभग जेनेटिक कंस्टिट्यूशन मैक्सिमम मैच कर रहा होगा। तो इनके बीच में जब आप ग्राफ्टिंग कराओगे तो कौन सा होगा? ऑटोग्राफ्ट, सॉरी एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा जीनोग्राफ्ट, या इसी जीनोग्राफ्ट को अपन नाम देते हैं हेट्रोग्राफ्ट नाम देते हैं। आ जाओ, अब यहां जो ग्राफ्टिंग कराओगे ना, ये होगी बेटा ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। अब ये क्या होता है जो समझते हैं। यहां अब देखो, पहली चीज डिफरेंट स्पीसीज लिखा गया है। ग्राफ्टिंग किसके किसके बीच में कराओगे? डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। ऐसा नहीं कि इंसान का किडनी खराब हो गया तो कुत्ते की किडनी ले आके लगा दिया, ऐसा कभी मत करना। हमारा जीन भी दोनों का अलग अलग हो गया। अगर गलती से बेटा कुत्ते की किडनी इंसान में लगाए ना, तो याद रखना इंसान भी फिर टांग खड़ा कर देगा एक साइड से। ये हमेशा याद रखना, जिस पेड़ के पास पहुंचेगा वहां टांग उठा देगा एक साइड का। ऐसा कभी मत करना। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में जीन सेम होना चाहिए। क्या अलग होनी चाहिए? स्पीसीज होनी चाहिए। जैसे आपने एक पढ़ा है बेटा पैंथेरा लियो, याद आ रहा है? और एक पढ़ा है पैंथेरा टाइग्रिस, और एक पढ़ा है पैंथेरा पार्डस। पढ़े हो ना? एक चीज बताओ, सबका जीन क्या है बेटा? जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। अगर इनके किसी स्पीसीज के बीच में ग्राफ्टिंग करवाएं, जीनोग्राफ्ट या हेट्रोग्राफ्ट, तो ये मत समझना कि सर इंसान का कुत्ते के साथ, इंसान का बिल्ली के साथ, कोई पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि हमारा जीनस ही अलग अलग हो गया। और अलग अलग जीनस के बीच में कभी भी ट्रांसप्लांटेशन नहीं। क्लियर है? अब इतनी ग्राफ्टिंग हो गई तो एक चीज बताओ, सबसे सक्सेसफुल ग्राफ कौन होगा? ऑटोग्राफ्ट। सक्सेसफुल ग्राफ कौन सा होगा? ऑटोग्राफ्ट। क्या हम इसको सेल्फ भी तो नाम दे सकते हैं? हमारी खुद की ग्राफ्टिंग होगी वो सबसे सक्सेस होगी। अगर ये फेल हो गया तो मोनोजाइगोटिक को ले ले, बोलो मोनोजाइगोटिक होगा, ये मैच करेगा। ये भी नहीं मैच किया तो अपने भाई बहन को ले, सिबलिंग्स को, बोलो। देखो भाई बहन, उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पेरेंट्स। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, सर सिबलिंग्स और पेरेंट्स को एक साथ रख सकते हैं क्या? कभी नहीं रख सकते बेटा। आ जाओ समझाते हैं। सेल्फ का किया कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से। मोनोजाइगोटिक भी लगभग सेम ही है, लेकिन जब सिबलिंग और पेरेंट्स की बात आएगी बेटा, अब पेरेंट्स में या तो आप फादर से लोगे या तो मदर से लोगे। क्लियर है? जबकि आपका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है फादर और मदर दोनों से मैच करता है। तो आप जब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अलग अलग हो गया, फादर का अलग मदर का अलग, और आप में दोनों कॉम्बिनेशन है, और जबकि जो आपके भाई बहन है बेटा उनके अंदर भी फादर और मदर दोनों का है, तो एक चीज बताओ पहले किसका मैच करेगा? भाई बहन का? पहले पेरेंट्स का मैच करेगा? पहले हमारे भाई बहन का मैच करेगा बेटा, उसके बाद किससे मैच कर सकता है? हमारे पेरेंट्स से मैच कर सकता है। क्योंकि हमारे जो भाई बहन है बेटा, हमारा जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, हमारे भाई का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लगभग सेम होगा, क्योंकि अपन एक ही पेरेंट से आए हैं। हाँ, अगर भाई का नहीं मैच करे, हो सकता है पेरेंट से मैच कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है मैच करने की? सिबलिंग्स की या भाई बहन की मैच करने की ज्यादा है। क्लियर? इसके अलावा ये भी नहीं हुए तो मोहल्ले में कोई रिश्तेदार, बुआ चाचा, कुछ पकड़ लो जो अनरिलेटेड डोनर हो, अब इनका मैच करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसका सबसे कम सक्सेसफुल रेट है बेटा वो अनरिलेटेड डोनर का, यानी रिलेटिव का है। क्लियर है? बस इतनी ही थी हमारी ग्राफ्टिंग। क्लियर है? अब तुमको लगा सर इतनी सी में क्या ऐसा रहेगा? जब ग्राफ्टिंग करवाना पता चल जाएगा, 2 महीने लग जाते हैं सिर्फ चेकिंग में। 2 महीने सिर्फ चेकिंग में लग जाते हैं। दोनों के एंटीजन एंटीबॉडी का क्रॉस करवाने में 2 महीने का टाइम लगता है। 6 to 7 महीने का पूरा प्रोसेस सिर्फ चेकिंग में चला जाता है, तब जाके अपॉइंटमेंट मिलती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए।
तब जाके ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो 6 महीने तक हॉस्पिटल वाला वैसे भी नहीं छोड़ता, वहीं बिठा के रखता है। ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होती बेटा, जिंदगी और मौत का सवाल होता है। पता चला ऑर्गन आपने दे भी दिया, सपोज दैट आपके पेरेंट्स ने, वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं पेरेंट्स से ऑर्गन लेने की, क्योंकि अक्सर करके आप देखना जब भी ऑर्गन फेल होता है बेटा 40+ पे ही होता है फेलियर मैक्सिमम केसेस में। अब 40+ आप हो गए तो आपके पेरेंट्स कितने होंगे, मिनिमम 60+ ही होंगे, तो उनका ऑर्गन वैसे भी बहुत ज्यादा उनको जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीजें होती है, ये कोई गलत चीजें नहीं, तो ये प्रैक्टिकल होती है। आप आगे चल के जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो ये आपको सिखाया भी जाएगा, ये चीज आपको सिखाया भी जाएगा कि अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना आप एजेड पर्सन से लीजिए, क्योंकि उसकी लाइफ तो जा रही है, उसका ऑर्गन तो किसी के काम में आ जाए, ये हकीकत होता है ना भाई। उनका तो टाइम आ गया जाने का ना, उनका ऑर्गन किसी के तो काम आ जाए जो सरवाइव करने वाला है। भाई कोई 60+ हो गया तो उसकी कितनी दिन की लाइफ है, कोई नहीं, हो सकता है वो 100 साल जिन जाए, उनका लड़का उससे पहले टपक जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा जाने की है, जो एजेड हो गया है, इसलिए उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा देते हैं। क्लियर? तुम लोग भी अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना या डोनेट करना, कुछ नहीं तो आइस तो डोनेट कर ही देना रे मरने के बाद। तेरी कोई आइस लेगा भी नहीं, क्योंकि तेरी आंखों में कुछ अच्छी चीज तो नजर नहीं आएगा अगर किसी ने लगा लिया तो, हमेशा सिर्फ अपना झिंगोली नजर आएगा। कहाँ गया झिंगोली, आज नहीं आया क्या, कहाँ गया झिंगोली, कहाँ गया, भाग गया, किसके साथ? एक्चुअली इन दोनों का जो है, इसको झिंगोली के सपने आते हैं और झिंगोले को इसके सपने आते हैं, ये दोनों आपस में ही खुश है क्या बे? हाँ, इनकी आंखों में बस एक ही सपना नजर आता है, सर काश वो हमारा होता, और ये सोचता है काश वो हमारा होता। क्यों बे, बात फतेह की है ना? तो क्या अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो टाइम हो गया है, कोर्ट मैरिज करवा देते तुम्हारा और चिंगोली का, है ना? 370 भी इंडिया से हट गई है, अब चाहे जो करो। आ जाओ, नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा अब इम्यूनो ऑटो, छोड़ो, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। और इम्यून सिस्टम में जो डिसऑर्डर होता है, वो पहली डिसऑर्डर होती है बेटा हमारी एलर्जी। पहली डिसऑर्डर क्या होती है? एलर्जी। चल भाई, क्या होता है एलर्जी, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। देखो, जब आप एलर्जी की बात करते हो ना, तो एलर्जी जो होती है बेटा, हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, कभी आप घूमने जाइए कहीं पर भी, अचानक से आप नई जगह पे पहुंचे, नई जगह पे पहुंचने के बाद आपको अचानक से छींक आने लगी, खांसी आने लगी, या फिर आपकी आंखों से बेटा टीयर आने लगे, या आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी, आप नई जगह पे पहुंचे तभी ये सब हुआ। इससे पहले तो कहीं सरवाइव कर रहे थे ना, कुछ नहीं हुआ था, वहां पहुंचते अचानक से क्या हो गया, और जैसे उस जगह से हटे कुछ समय के बाद सारे के सारे सिम्टम्स गायब हो गए। क्या आप कोई रीजन बता पाओगे क्यों हुआ था ऐसा? कोई रीजन नहीं बेटा, हमारी एनसीईआरटी लिखती है सम टाइम व्हेन यू हैव गॉन टू न्यू प्लेसेस, सडनली वो स्नीजिंग वीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन्ड रीजन, आफ्टर सम टाइम ऑल सिम्टम्स आर डिसअपीयर्ड। अचानक से आप कहीं पहुंचे, छींकने खांसने लगे, लेकिन आपको रीजन नहीं पता है, कुछ टाइम के बाद वही सिम्टम्स क्या हो गए हमारे, गायब हो गए। ये क्या थी बेटा, हमारी एलर्जी। अब देखो, एलर्जी सबको होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसकी इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव होगी बेटा, उसी को एलर्जी होगी। यानी सेंसिटिविटी तो सबकी है, किसी किसी की इम्यून सिस्टम की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर किसी का इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव, इसी को क्या नाम दोगे आप, एलर्जी नाम देंगे। सबकी एलर्जी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है किसी को बेटा संदेश से एलर्जी हो, किसी को डस्ट से एलर्जी हो, किसी को बेटा पोलन ग्रेन से एलर्जी हो, किसी को एनिमल डेंडर से एलर्जी हो सकती है, किसी को कुत्ते से एलर्जी हो सकती है ना? सबके अपने अपने एलर्जी का रीजन अलग अलग हो सकता है। तो ये होती क्या है बेटा, एलर्जी, इसको हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा एग्जैगरेटेड या फिर हाइपर सेंसिटिव
हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, रिस्पॉन्स ऑफ immune system for certain antigen present in environment। आ जाओ समझते हैं। मैंने क्या बताया बेटा, एलर्जी जो होती है क्या होती है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होती है, वो भी किसके, हमारे इम्यून सिस्टम को। अगर हमारी इम्यून सिस्टम में हाइपर सेंसिटिविटी दिखाई, वो भी सबके लिए नहीं दिखा सकते बेटा, किसी पार्टिकुलर एंटीजन के लिए दिखा सकते हैं, सबके लिए नहीं दिखा सकते। मैंने बताया कुछ ही चीजें होती हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, सारी चीजों से एलर्जी नहीं होती है। क्लियर। तो किसी पार्टिकुलर एंटीजन के लिए आप हाइपर सेंसिटिव हो गए, यही क्या है हमारा बेटा, एलर्जी है। क्लियर है। और ये जो सर्टेन एंटीजन है बेटा, ये जो सर्टेन एंटीजन है, इसी को आप क्या नाम दोगे, एलर्जेंस नाम देंगे बेटा। हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा कि ऐसे हमारे सर्टेन एंटीजन जो हमारी इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे, उसी को आप क्या नाम दोगे, एलर्जेंस नाम दोगे। अब ये एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं बेटा, जैसे एलर्जेंस के अगर एग्जांपल की बात करें, एक तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है माइट्स इन डस्ट। अब ये माइट्स इन डस्ट क्या होती है बेटा, जब डस्ट आपके पास आती है बेटा उड़ते हुए, तो आप देखेंगे बेटा उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, रेसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने हवा में देखा होगा व्हाइट कलर की पतंगे उड़ते हुए नजर आती हैं, है ना, ये बिल्कुल जो छोटे छोटे होते हैं, इसी नाम से हम माइट्स नाम देते हैं बेटा, ये हमारे डस्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब डस्ट गलती से, भाई डस्ट कहाँ नहीं मिलने वाला, आप यहां से निकलो बाहर, जैसे गेट पे निकलो चारों तरफ धूल ही धूल है, एक पता चला जूता पीटो पूरी की पूरी डस्ट ही नजर आएगी। अब पता चला माइट्स आपके बेटा गलती से नोज या फिर लिप्स के कॉन्टेक्ट में आए, ले हाइपर सेंसिटिविटी शुरू, तो क्या होगी बेटा, एलर्जी के सिम्टम देखना शुरू करेंगे। या फिर माइट्स इन डस्ट छोड़ के पॉलन ग्रेन भी तो हो सकते हैं, बोलो पॉलन ग्रे भी क्या होती है बेटा, हमारी एलर्जेंस का काम करती है। या फिर एनिमल डेंडर भी हो सकता है। आप अगर बेटा कभी भी कोई भी अपने पेट्स अपने घर में रखे हो, तो आप कभी नोटिस कीजिएगा, अगर आप उसको 10 दिन तक नहलाइए मत, है ना, तो उसके स्किन पे देखिएगा छोटे छोटे आपको इंसेक्ट नजर आने लगते हैं। जो छोटे छोटे इंसेक्ट नजर आते हैं उसी को नाम देते हैं एनिमल डेंडर। अब आपके कांटेक्ट में एनिमल डेंडर आएगा तो आपके लिए क्या यूजफुल होगा क्या, नहीं, आपके लिए क्या होगी बेटा, उसके लिए आपकी इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है, तो आपको क्या महसूस कराएगी, एलर्जी महसूस कराएगी। क्लियर। और ये जब एलर्जी अपने को होती है ना, तो एलर्जी के केस में जो एंटीबॉडी रिलीज होती है, वो कौन सी एंटीबॉडी होती है बेटा, आईजीई एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है, आईजीई एंटीबॉडी रिलीज होती है। और एक चीज बताओ बेटा, ये जब एलर्जी होती है तो एलर्जी के क्या क्या सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। देखो सबसे पहले सिम्टम्स क्या, अचानक से छींक आना शुरू हो जाएगी, बोलो यार, अचानक से स्नीजिंग होना शुरू हो जाएगी। हमारे आंखों से बेटा नदियां बहने लगेंगी, ये लो वाटरिंग ऑफ आईज, अबे किसी की याद में नहीं बह रहा है, एलर्जी की वजह से बह रहा है। क्लियर, वाटरिंग ऑफ आईज होगी। साथ ही साथ क्या होगा बेटा, रनिंग नोज, पूरी की पूरी नाक आपकी चलने लगेगी बेटा, बहुत तेजी से लिक्विडिटी होगी यहां से, राइट। और साथ ही साथ रनिंग ऑफ नोज के साथ साथ डिफिकल्टी होगी किसमें, ब्रीदिंग में। ये सारे किस सिस्टम किसके हैं, सिम्टम्स हैं हमारे एलर्जी के। अब ध्यान से देखो, ये सिम्टम्स इतने ही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सिम्टम्स इतने ही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतनी एनसीईआरटी लिखी है, आपको इतना ही याद के रखना। क्लियर है। तो क्वेश्चन आता है कि सर जब एलर्जी होगी तो अपने को बेसिकली क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, आ जाओ बताते हैं। देखो ये मैकेनिज्म मैं पहले भी आपको पढ़ा के आया हूं जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, आ जाओ वही मैकेनिज्म फिर से रिपीट करते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, वो कौन आएंगे बेटा, एलर्जेंस आएंगे। अब एक चीज बताओ, हमारी बॉडी के कांटेक्ट में एलर्जेंस आएंगे तो पहले जाके किससे मुलाकात होगी इनकी, मैक्रोफेजेस सेल से। मैंने क्या बताया था, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा पहली मुलाकात किससे होगी, मैक्रोफेजेस, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसके पास है, मैक्रोफेजेस से। तो जैसे ही एलर्जन मैक्रोफेजेस सेल के पास आएंगे, यही मैक्रोफेजेस सेल एक्टिवेट करेगी टी हेल्पर सेल को, और ये एलर्जेंस आगे चल के किससे कांटेक्ट करवाएंगे, हमारे
बी लिम्फोसाइट सेल से। क्लियर है? और बी लिम्फोसाइट इनके रिस्पेक्ट में कौन सी एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी बेटा? आईजीई एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी। क्लियर है? और ये जो आईजीई एंटीबॉडी यहां पे रिलीज हुआ, इस आईजीई एंटीबॉडी का जो रिसेप्टर होता है बेटा किसके पास प्रेजेंट होता है? हमारे मास्ट सेल के पास प्रेजेंट होता है। इस मास्ट सेल के पास क्या प्रेजेंट होगा? आईजीई एंटीबॉडी का रिसेप्टर। ये लो, यहां पे क्या प्रेजेंट है? ये आईजीई एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट है। कोई भी एंटीबॉडी कहां जाके बाइंड होती है? अपने रिसेप्टर पे। दो जगह पे आईजी एंटीबॉडी का रिसेप्टर होता है, एक मास्ट सेल पे होता है, एक थोड़ा सा बेसोफिल पे भी होता है। अब क्या करेगा बेटा? ये आईजीई एंटीबॉडी बन चुकी है अपनी बॉडी में, ये आके कहां बाइंड होगी? हमारे रिसेप्टर पे। ये लो, यही तो होती है एंटीबॉडी का डायग्राम हमारे, याद करो, वाई शेप। आईजीई आके किस पे अटैच हुआ? मास्ट सेल पे। अभी तक मास्ट सेल आपका नॉर्मल बिहेवियर कर रही थी, कौन आके अटैच हो गया बेटा? आईजीई एंटीबॉडी। और जैसे ही आईजीई एंटीबॉडी अटैच हुआ, हमारी मास्ट सेल जो है बेटा कैसी हो जाएंगी? अब हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगी। और हाइपर सेंसिटिव होते ही ये बेटा कुछ केमिकल सिक्रेट करती हैं, और उस केमिकल का क्या नाम होता है? एक तो होती है हमारी हिपैरिन, एक होती है हिस्टामिन, और एक होती है सेरोटोनिन। ये लो, ये सारे के सारे केमिकल कहां से सिक्रेट हुए? मास्ट सेल से सिक्रेट हुए। कब सिक्रेट हुए? जब इससे कौन अटैच हुआ? आईजीई एंटीबॉडी। जब तक आईजीई एंटीबॉडी अटैच नहीं था मास्ट सेल से, क्या हमारी मास्ट सेल हाइपर सेंसिटिव थी? बोलो यार, क्या ये केमिकल सिक्रेट कर रही थी? नहीं। लेकिन जब एलर्जेंस आए तभी तो हमारी बी सेल्स एक्टिवेट हो गया, आईजी एंटीबॉडी बनाई। ये आईजी एंटीबॉडी मास्ट सेल से अटैच हुए, कैसी हो गई? हाइपर सेंसिटिव। और हाइपर सेंसिटिव होते उसने तीन तीन केमिकल सिक्रेट किया, हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। एक चीज बताओ, सिम्टम्स स्नीजिंग, वाटरिंग ऑफ आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लिखी गई है। एक डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग तो यहीं से लगा सकते हो इंडिया, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। अगर इसने बेटा सेरोटोनिन ने काम किया, सेरोटोनिन क्या होता है? पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल्स के डायमीटर कम हो जाएगी। ब्लड वेसल्स की डायमीटर कम तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा या कम? ज्यादा हो जाएगी। और अगर हमारे हिस्टामिन ने काम कर दिया तो ब्लड वेसल्स की डायमीटर ज्यादा हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगी। यही तो होगा ना? तो ये सिम्टम्स नजर आए कि नहीं? अब एक चीज बताओ, क्या यही तीनों केमिकल हमारे बेसोफिल से भी तो सिक्रेट हो रहे थे? तो इसीलिए तो मैंने बताया कि आईजी एंटीबॉडी का पूरा रिसेप्टर मास्ट सेल पे होता है, लेकिन कुछ प्रेजेंट होता है हमारे बेसोफिल सेल पे भी। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जब अपने को एलर्जी होती है, एलर्जी के केस में तीन तीन केमिकल सिक्रेट होते हैं, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन सिक्रेटेड फ्रॉम मास्ट सेल। क्लियर है? तो अगर एलर्जी हुई तो सर कोई इलाज भी तो होगा। जी हाँ बेटा, इसके लिए आप क्या लेंगे बेटा? ड्रग यूज कीजिए। एलर्जी, एंटी एलर्जिक ड्रग जो होती है कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो होती है हमारी एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है, एक होती है हमारी एड्रिनलिन ड्रग होती है, और एक होती है स्टेरॉयड। ये सारे के सारे आप ड्रग्स लीजिए। ये क्या करेगी बेटा? एलर्जी के सिम्टम्स को कम कर देंगे। और एलर्जी का सिम्टम्स कम हो गया तो अपन क्या करेंगे? आराम से एंजॉय करेंगे। क्लियर? एक दो एलर्जी के एग्जाम्पल आप जानते रहिए, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा सिर्फ जिक्र किया है। एक होती है हमारी ब्रोंकियल अस्थमा, और एक होती है हे फीवर। ये दो एग्जाम्पल है हमारे एलर्जी के, आप इसको याद रखिएगा, एक ब्रोंकियल अस्थमा और हे फीवर। देखो क्वेश्चन आता है कि सर हम अचानक से जब नए रीजन पे गए, आपने कहा स्नीजिंग वीजिंग कुछ भी शुरू हो जाएगी, हम कैसे जानेंगे कि हमें एलर्जी की बीमारी है? हम कैसे जानेंगे हमें एलर्जी की बीमारी है? और हमें किससे बचना है? भाई अपने को पता चला एलर्जी हो रही है, लेकिन अपने को पता ही नहीं किससे एलर्जी है। तो क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं, आप डॉक्टर्स के पास जाइए। एलर्जी का प्रॉपर टेस्ट होता है, डायग्नोसिस होती है। सीधा सीधा जितने भी एलर्जेंस होते हैं
सबके छोटे छोटे डोजेस आपके कांटेक्ट में ले आएंगे, राइट, या फिर थोड़ा सा आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। अगर कोई भी डोज से आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई तो इसी से आपको क्या था, एलर्जी था। क्लियर है? बस यहीं से आपको एकदम डॉक्टर बता देगा बस इसके कांटेक्ट में आज से मत आना। सपोज दैट 99% लोगों बेटा डस्ट से एलर्जी होती है, 90% लोगों को। ऐसा नहीं पोलन ग्रेन और एलमंड होता है, लेकिन 90% केसेस में आपको डस्ट के केस मिलते हैं। तो डॉक्टर एक ही चीज बोलता है, हमेशा क्या लगा के रखिए, आप मास्क लगा के रखिए। आपके कभी भी न तो नेजल कैविटी से न तो ओरल कैविटी से डस्ट हमारे कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं। क्लियर है? तो आपको एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप यहां अगर आप सर घुमाएं तो आप देखें बहुत सारे एलर्जिक पेशेंट बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, पीछे 6, काफी एलर्जिक पेशेंट बैठे हुए हैं अपने पास। तू भी है? अच्छा तू नहीं है, तू है? वो कोई मिल गया कि जादू, तू भी नहीं है? तेरी शकल पे भी लिखा है तू नहीं हो सकता एलर्जी का पेशेंट। अच्छा तुम लोग हो, ये 2 महिलाएं बैठी हुई, तुम लोग हो? नहीं है। तुम हो पीछे? जो तू भी नहीं, तू भी नहीं है। और देखो ये है, देखा, अब मैंने बताया ना तुम्हारे अगल बगल ही हो सकते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट एलर्जी के बाद अगली जो आपकी बीमारी आएगी वो आएगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है बेटा, इसके बारे में आप बताओगे? चलो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसका मतलब हमारी इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। इसी को क्या नाम देते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वहां बैठी हुई है, पढ़ते पढ़ते ऐसे कर रही है, काय खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर रही हो बेटा? अब मैं समझ गया, उसको नींद आ रही थी इसलिए ऐसे क्यों हुई। पढ़ 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 जल्दी पढ़, पढ़ ले फेल हो जाएगा। वो हम पढ़ते पढ़ते ऐसे कर रही है, क्या हुआ, क्यों अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही हो? एक्चुअली इसका पक्का ऑटो इम्यून चल रहा है डिसऑर्डर, खुद को पीट रही है पीछे बैठे। क्या हो गया? मच्छर काट रहे थे? अच्छी बात है भाई, मच्छर अच्छे लोगों के पास जाते हैं। हमारे जैसे लोगों पर मच्छर आता है सूंघ के चलाता है, अबे हट रही, नाले की खुशबू आ रही है इससे, है ना। आ जाओ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखो, हमारी एनसीईआरटी लिखती है समटाइम ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजन बॉडी अटैक ऑन सेल्फ। कभी कभी जेनेटिक रीजन भी हो सकता है या किसी अननोन रीजन के वजह से हमारी बॉडी की सेल्स खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। इसी को आप क्या नाम दोगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपकी इम्यूनिटी खुद को डिस्ट्रॉय कर रही है बेटा, तो क्या हुई ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया था, एंटीबॉडी हमेशा किसके अगेंस्ट बनेगी, फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट। अगर खुद के एंटीजन के अगेंस्ट बन जाए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगी, राइट। आ जाओ, ऑटो, अच्छा इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। आ जाओ, कौन कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। एक आता है हमारा रियोमेटेड आर्थराइटिस, कुछ याद आ रहा है, याद आया? रियोमेटेड आर्थराइटिस की जब आप बात करोगे, यहां एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी बेटा, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट, बोलो किसके अगेंस्ट बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। कुछ याद आ रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या था, याद करो बेटा। एक हमारी ये बोन हो गई और एक हमारी ये दूसरी बोन हो गई, याद आ रहा है। इन दोनों बोन के बीच में एक हमारी कैविटी प्रेजेंट थी, कैविटी का क्या नाम दिए थे, साइनोवियल कैविटी नाम दिए थे। इस साइनोवियल कैविटी में कौन सी फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, बोन टू बोन कनेक्शन, लिगामेंट करवाएगी, याद आ रहा है। अगर इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बने तो यहां की साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जिसके वजह से यहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यहां से मोमेंट और लोकोमोशन कम होने लगेगा। बीमारी का नाम रियोमेटेड आर्थराइटिस। लाइलाज बीमारियां हैं बेटा, जितनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है इनका कोई इलाज नहीं होता। क्लियर? आ जाओ,
इसके बाद रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद नेक्स्ट हमारी जो आती है वो है बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस। याद आ रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस? ये भी कैसी डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो एक चीज बताओ, माइस्थेनिया ग्रेविस किसके वजह से होगी? किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा बेटा? एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। कुछ याद आ रहा है? एसिटिल कोलिन रिसेप्टर याद करो, मैंने आपको बताया था कि भाई ऊपर की तरफ ये हुई अपनी मोटर न्यूरॉन, याद आ रहा है? मोटर न्यूरॉन के नीचे ये कौन सी हुई हमारी? मसल सेल, क्या जिसको अपन ने सार्कोलेमा नाम दिया था। इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट थी सार्कोप्लाज्म, याद आ रहा है? तो एक चीज बताओ, ये थी हमारी मोटर न्यूरॉन, इसके अंदर छोटी छोटी सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट थी। इस सिनेप्टिक वेसल्स में सिनेप्टिक फ्लूइड थे जिसको न्यूरोट्रांसमीटर नाम दिया था। याद करो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स हमारे दो टाइप के थे, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी कौन कौन से थे? एसिटिल कोलिन, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इनहिबिटरी कौन कौन से थे? गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन। ये तीनों क्या थे? हमारे इनहिबिटरी थे। याद आ रहा है? अब एक चीज बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर कहां से निकलता है? हमारे मोटर न्यूरॉन से निकला। न्यूरॉन और सार्कोप्लास्ट के बीच में जो जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहां पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे, कौन से रिसेप्टर थे बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर थे। किस पे थी बेटा? प्री मेम्ब्रेन पे या पोस्ट पे? पोस्ट पे थी। याद करो, इसको नाम दिया था प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये क्या थी? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। याद आ रहा है? अब एक चीज बताओ, ये रिसेप्टर क्या करेंगे बेटा? इस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करेंगे। अगर इस न्यूरोट्रांसमीटर के अगेंस्ट यहां पे रिसेप्टर पे आपने क्या बनवा दिया? एंटीबॉडी। तो क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर कभी भी पहुंच पाएगा हमारे सार्कोप्लाज्म के पास? नहीं पहुंच पाएगा। बीमारी की नाम क्या होगी? माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद एक और आती है हमारी, जिसको अपन नाम देते हैं पर्नीसियस एनीमिया नाम देते हैं। पर्नीसियस एनीमिया। जब पर्नीसियस एनीमिया की बात करोगे, यहां पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन जाएगी बेटा? एंटीबॉडी फॉर्म होगी अगेंस्ट कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कुछ याद आया? कहां से सिक्रेट हुआ था बेटा कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर? ऑक्जेंटिक सेल से। अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूकस नेक सेल से क्या सिक्रेट होगा? म्यूकस। पेराइटल सेल से एससीएल एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। एक थी चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल, जिससे प्रोरेनिन या पेप्सिनोजन सिक्रेट हुए थे। याद आ रहा है? अब एक चीज बताओ, पर्नीसियस एनीमिया किसके अगेंस्ट बनी? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट। अगर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी आपने बना दिया तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम, तो इसके वजह से आरबीसी का मैचुरेशन कम हो जाएगा। आरबीसी का मैचुरेशन कम तो ब्लड का लेवल कम हो जाएगा। ब्लड का लेवल कम, बीमारी का नाम पर्नीसियस एनीमिया। ब्लड का लेवल कम, इसके वजह से ब्लड का अमाउंट भी अपनी बॉडी में कम होगा। बॉडी के हर सेल को हमेशा ब्लड चाहिए, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। ग्राफ किधर शिफ्ट होगी? राइट या लेफ्ट? राइट शिफ्ट होगी। P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। याद है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसका मतलब दो हार्मोन सिक्रेट हुए, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। अलर्टनेस बढ़ जाएगी। याद आ रहा है? 3 चैप्टर एक साथ थे ये, आते लोग। डाइजेशन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, न्यूरल, केमिकल, एक साथ थे इतने में। क्लियर? आधे लोग टेंशन में चले गए, सर ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन में घूमोगे तुम। जो एसर्शन रीजन में तुम कहते हो ना, रीजन में कुछ भी देता हम समझ ही नहीं पाते हैं। ये यही होता है कि तुम रिलेट नहीं कर पाते हो रीजन को।
क्लियर? आ जाओ, इतना काय टेंशन ले रहे हो, इतना भी असरसन दीजिए नहीं था। नॉर्मल अगर तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई नीट निकल जाएगा, इतना टेंशन मत लो। इतना रिलेट नीट नहीं करवाएगा वो, दो चार क्वेश्चन में करवाएगा, और दो चार क्वेश्चन से कभी सिलेक्शन नहीं रुकता। अरे 180 क्वेश्चन में से 176 सही कर ले गए तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। आधे टेंशन में चले गए सर, वो जो चार छूटे वही चार तो टोटल आते थे हमको, वो भी छूट गए। आ जाओ, परनीसियस एनीमिया के बाद नेक्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेसस, कौन सी थी बेटा ये? टाइप 1 डायबिटीज। याद आ रहा है? डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के केस में इंसुलिन का लेवल कम हो गया था, तो यहां किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी? एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। क्लियर है? पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के अगेंस्ट क्या बन गई? एंटीबॉडी। इंसुलिन का सिक्रेशन कम, इंसुलिन का लेवल कम, आपको क्या लेना पड़ेगा? इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। बीमारी का नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस, टाइप 1 डायबिटीज। ये थे बेटा हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक आखिरी डिसऑर्डर कंप्लीट कर लो ताकि इम्यूनिटी की आज कहानी ही खत्म हो जाए। क्लियर? कौन कर रहा? नहीं, 5 मिनट का कहानी है रे, क्या इतना जल्दबाजी है? मैंने वैसे भी तुमको 8 बजे तक नहीं रोका है अभी तक। 33 वाले कितने इसमें बैठे हैं? आप अपने दर्द बयां करें थोड़ा इनको। क्या 8 बजे तक नहीं रुके हो क्लास में? रुके हो ना? इनसे पूछो, 2 बजे आए हैं, 5:45 बजे क्लास छोड़ के गए हैं यहां से। गए हो कि नहीं? बताओ रे, तुम लोग इतना काहे उतावले हो गए हो? तुम लोग कब आए थे? 11 अगस्त को। तुम लोग कब आए थे? 11 अक्टूबर को। तुम्हारे साथ आज बैठे हैं। अब तुम समझ लो ये कैसे क्लास झेले होंगे इतनी। तुम अगस्त में आए, अगस्त के बाद सितंबर खत्म, अक्टूबर में आएगी। इतने बाद में आने के बाद अगर तुम्हारे पास बैठे हुए, इसका मतलब इन लोगों ने क्लास को खूब झेला होगा। आखिरी लेक्चर हमें लगता है हमेशा 7:30 तक गई ही होगी। बताओ तुम लोग इतना काय उतावले हो रहे? छोड़ दो छोड़ दो, काम ने पकड़ा है, गेट खुला हुआ है, जाओ। थोड़ा सा रुको। देखो एक चीज समझ लो, एनी हाउ आपका सिलेबस 15 मार्च तक कंप्लीट होना चाहिए। 19 मार्च का जो माइनर है जूलॉजी में बायोटेक आ रहा है, उसमें बायोटेक एनिमल हस्बेंड्री आ रही 19 मार्च के टेस्ट में। उससे पहले पहले सैंपल सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इतना तो कंप्रोमाइज करो यार। ठीक है, देखो मैं खुद एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूं। मुझे क्या, कंपनी ने कहा है टाइम हो गया निकलो यहां से। मैं आपके लिए कर रहा हूं कि टाइम पे आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो अपने को रिवीजन भी करना है ना? चल भाई, नेक्स्ट एक आएगी इम्यूनो डिफिशियंसी। चलो, अब ये जो इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर होती है, देखो एक आपने पढ़ा बेटा एलर्जी, उसमें हमारी इम्यून सिस्टम हाइपर हो गई थी। ऑटो इम्यून में हमारी बॉडी खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है। इम्यूनो डिफिशियंसी यानी इम्यून सिस्टम ही हमारी क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। याद रखना, एलर्जी और इम्यूनो डिफिशियंसी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। वहां हाइपर सिस्टम हो गई थी इम्यूनिटी, यहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारी इम्यूनिटी। जो इम्यूनो डिफिशियंसी होती है बेटा, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी, या इसी को क्या नाम देते हैं, कंजेनाइटल नाम देते हैं। अब एक चीज बताओ, प्राइमरी या कंजेनाइटल का मतलब बर्थ के बाद आएगी या बर्थ से प्रेजेंट होगी? बर्थ से प्रेजेंट होगी। तो ये जो प्राइमरी या कंजेनाइटल होती है बेटा, इसमें हमारी बी एंड टी लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं हो पाती। ये लो, अब एक चीज बताओ, बी एंड टी लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं हो पाई, तो ऐसे में एक चीज बताओ, क्या बी और टी लिम्फोसाइट एंटीजन सेंसिटिव बनी है क्या? बोलो यार। तो कोई भी पैथोजन आएगा आपको आसानी से बीमार कर देगा। बोलो, बी और टी लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं है, एंटीजन सेंसिटिव नहीं है। एक चीज बताओ, क्या टी हेल्पर एक्टिवेट होगा? बोलो यार, क्या टी हेल्पर एक्टिवेट होगा?
नहीं एक्टिवेट होगा। टी किलर एक्टिवेट होगा क्या? नहीं एक्टिवेट होगा। जब ना तो टी हेल्पर एक्टिवेट होगा ना टी किलर एक्टिवेट होगा। तो ऐसे केसेस में आप बताओ बेटा, क्या हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में अपन क्या नाम देते हैं? इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर नाम देते हैं। इसको आप क्या नाम देते हो? इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर नाम देते हैं। क्वेश्चन आता है, सर क्या रीजन हुआ जिसकी वजह से हमारी बी एंड टी सेल मैच्योर ही नहीं हो पाई? उसका एक ही रीजन है बेटा, हमारी बॉडी में एक होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। नाम सुने हो? एडिनो, ये जब बायोटेक पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा। एडिनोसिन डीएमिनेज ये क्या करता है बेटा? मैच्योर करवाता है क्या? बी एंड टी सेल को मैच्योर करवाएगा। क्लियर? एडिनोसिन डीएमिनेज का काम होता है बी एंड टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करवाना। और इसी बेटा एडिनोसिन डीएमिनेज में अगर म्यूटेशन हो जाए तो एक चीज बताओ, क्या अब हमारा मैचुरेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आपकी बेटा यहां पे एडिनोसिन डीएमिनेज में म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से बी एंड टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो रही है। ये बाई बर्थ होता है। क्लियर? इसीलिए इसको नाम देते हैं प्राइमरी या कंजेनाइटल। क्वेश्चन आता सर ऐसा हो गया तो अपन क्या कराएंगे? कोई इलाज तो बताओ। जी हाँ बेटा, इसका ट्रीटमेंट होता है आप जीन थेरेपी करवा दीजिए। पूरी की पूरी आपको जीन क्या करनी होगी? चेंज करनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी दिख रही तुम्हें? होती है बेटा, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए होती है। हमारे जैसे गरीब लोग बेटा नाले में डूब के मर जाएंगे। वो गरीब, हाँ ये भी गरीब निकली। इससे मिल ये तो कहेगा सर जीन थेरेपी हम 500 बार करवा सकते हैं। बाप ने हमारी क्या रखी है? इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है क्या बे? हाँ सर, आ जाओ। नेक्स्ट आती है बेटा प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, या इसी को अपन क्या नाम देते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। एक चीज बताओ, एक्वायर्ड बर्थ से पहले या बर्थ के बाद? बर्थ के बाद। यहां पे बेटा जो वायरस आएगी ना, वो सीधा का सीधा वायरस अटैक करेगी बेटा टी हेल्पर सेल पर। कहां पे अटैक करेगी? टी हेल्पर सेल पर। तो एक चीज बताओ, टी हेल्पर का नंबर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। जैसे जैसे आप टी हेल्पर पे अटैक करोगे, डिस्ट्रॉय करते जाओगे, टी हेल्पर का नंबर कम होता जाएगा। आप बताओ, टी हेल्पर का नंबर कम होगा, क्या टी किलर को एक्टिवेट कर पाएंगे? क्या बी प्लाज्मा को एक्टिवेट कर पाएंगे? नहीं। ना तो हमारी जब टी किलर एक्टिवेट होगी, ना बी प्लाज्मा, ना तो एंटीबॉडी बनेगी, ना सेल उसको किल कर पाएंगी। आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बहुत कमजोर होती जाएगी बेटा। इस केसेस में टी हेल्पर से 900 से हमारी बॉडी में 2 से 300 पे आ जाती है। राइट? और बीमारी कौन सी होगी बेटा? बहुत प्यारी सी बीमारी है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या फिर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब याद रखना, जब एड्स होता है ना, एड्स की वजह से कोई नहीं मरता कभी। एड्स की वजह से कोई नहीं मरता क्योंकि टी हेल्पर सेल का नंबर कम। कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन आपकी बॉडी पे आके अटैक कर देगा, तो आप क्या होगा? डेली बीमार होते जाएंगे बेटा। बाउट्स ऑफ फीवर, बार बार आपको पता चला आज बीमार थे, कल बीमार है, परसों बीमार है, डेली अब बीमार ही चल रहे हैं क्योंकि टी हेल्पर का नंबर कम होता जा रहा है, इम्यूनिटी कम। छोटे से छोटे बैक्टीरिया जो आपको देख भी नहीं सकते हैं, देख के दूर भागते हैं, हमें ये मार डालेंगे इसकी इम्यूनिटी, वो भी आपको बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो ग्रुप ऑफ डिजीज की वजह से, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स की वजह से आपकी डेथ हो जाती है। कभी एड्स की वजह से कोई नहीं मरता बेटा। क्लियर है? चलो फाइनली हमारी इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर फिनिश।